हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श दशाओं की कि प्रवाल जो भित्तियां हैं उन प्रवाल भित्तियों के लिए कौन सी आदर्श दशाएं होती हैं जो कि प्रवाल भित्तियों के निर्माण को प्रभावित करती हैं। तो आज हम इस वीडियो में प्रवाल भित्तियों के विकास की आदर्श दशाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रवाल की कि प्रवाल क्या है। तो प्रवाल सागरीय जल में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म जीव है। प्रवाल एक सूक्ष्म जीव है जिसे हम मूंगा के नाम से भी जानते हैं और अंग्रेजी में जिसको हम कोरल पॉलिप के नाम से जानते हैं। और ये प्रवाल एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अपने ऊपर चूने की खोल, कैल्शियम कार्बोनेट की एक खोल निर्मित करता है और उस खोल के अंदर रहता है। तो चूने की एक खोल के अंदर रहने वाला एक सूक्ष्म सागरीय जो जीव है उसे ही प्रवाल या मूंगा कहा जाता है। तो ये प्रवाल या मूंगा सागरीय जल में विकसित होने वाला एक जीव है। और प्रवालों की जो प्रजातियां हैं उन प्रवालों की प्रजातियों में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है और बहुत ज्यादा संख्या में प्रवालों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और प्रवालों की अत्यधिक संख्या में प्रजातियों के मिलने की वजह से ही प्रवालों को सागरीय वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात प्रवाल को हम सागरीय वर्षा वन कहते हैं। जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जो वर्षा वन है उनमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं या वृक्ष प्रजातियों की बहुतायत में संख्या पाई जाती है, उसी प्रकार से सागरीय जल में प्रवालों की प्रजातियों में भी बहुत विविधता पाई जाती है और इसी वजह से प्रवालों को सागरीय वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से प्रवाल एक सागरीय सूक्ष्म जीव है। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रवाल हैं ये प्रवाल सागरीय तली जो है उस पर निरंतर जमते जाते हैं। प्रवाल का जो जीवन काल है वो सूक्ष्म होता है, ज्यादा लंबा जीवन नहीं होता है और सागरीय जल में थोड़े बहुत परिवर्तन से ही प्रवाल मर जाते हैं। और प्रवाल के मरने के बाद में उस प्रवाल के ऊपर दूसरा जो है प्रवाल अपना घरौंदा बना लेता है और इस प्रकार से प्रवालों के लगातार सागर के तली में निक्षेपित या जमते जाने से प्रवाल भित्तियों का निर्माण हो जाता है। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए आदर्श दशाएं कौन सी हैं या फिर किन आदर्श दशाओं में प्रवालों का विकास सबसे अच्छे तरीके से होता है। क्योंकि प्रवाल जो जीव है जहां पर प्रवाल जीव विकसित होंगे वहीं पर प्रवाल भित्तियां पाई जाएंगी। प्रवालों के जमने से, प्रवालों के मरने के बाद उनके लगातार जमते जाने से ही जो भित्ति या दीवार नुमा संरचना बनती है उसी को हम प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे प्रवालों के विकास के लिए आदर्श दशाओं की। तो आप देख सकते हैं लिखी हुई है प्रवालों के विकास की आदर्श दशाएं। तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं तापमान की कि तापमान और प्रवालों के विकास के लिए जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। ये प्रवाल के विकास के लिए सर्वोत्तम स्थिति है। अर्थात प्रवाल जो है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्रों में ही विकसित होते हैं क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सागरीय जल का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही पाया जाता है और 18 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर प्रवालों का विकास रुक जाता है। तो प्रवालों के विकास के लिए सामान्यतया सागरीय जल का जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही होना चाहिए और इसी वजह से जो प्रवाल है वो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्रों में ही विकसित होते हैं। दूसरी हम बात करें प्रवालों के विकास की दूसरी आदर्श दशा और वो है लवणता। अब हम बात करते हैं कि जो लवणता है वो कितनी जो है होनी चाहिए सागरीय जल में ताकि प्रवालों का आदर्श स्थिति में विकास हो सके। तो प्रवालों के विकास के लिए जो लवणता है उसकी आदर्श सीमा 27 प्रति हजार से 30 प्रति हजार के बीच में होती है। अर्थात प्रवालों के विकास के लिए सागरीय जल की लवणता 27 प्रति हजार से 30 प्रति हजार के बीच में हो तो ये प्रवालों के विकास के लिए सबसे आदर्श स्थिति मानी जाती है। और ऐसी स्थिति में इतनी लवणता वाले जल में प्रवाल का तेजी से विकास होता है। तो जो प्रवाल जीव है
इस प्रवाल जीव के विकास के लिए सागरीय जल की जो लवणता है उसकी आदर्श स्थिति है 27/1000 लवणता से 30/1000 लवणता होनी चाहिए। अगली बात करते हैं हम तीसरी आदर्श दशा की, और तीसरी आदर्श दशा गहराई की बात करते हैं कि जो प्रवाल जीव है वो कितनी गहराई तक जीवित रह सकते हैं, या फिर प्रवाल जीवों के विकास के लिए सागर तली की गहराई कितनी होनी चाहिए आदर्श स्थिति में। तो प्रवालों का विकास जो है मुख्य रूप से सागर की तली पर या सागरीय जल में 30 से 33 फेदम की गहराई तक ही होता है। अर्थात प्रवालों के विकास के लिए सागरीय जल की जो गहराई है वो 30 से लेकर 33 फेदम, और फेदम की बात करें तो यहाँ 1 फेदम बराबर 6 फीट होता है। अर्थात 1 फेदम 6 फीट के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रवालों के विकास के लिए 30 से 33 फेदम अर्थात 180 से लेकर के लगभग 200 फीट तक की जो गहराई है वो आदर्श मानी जाती है। और समुद्र की तली में जो चबूतरे जिन पर जल की गहराई 180 से 200 फीट या 30 से 33 फेदम के आसपास होती है वो प्रवालों के विकास के लिए आदर्श माने जाते हैं। और यही कारण है कि जो प्रवाल हैं उन प्रवाल का जो विकास है वो उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत छिछले जल में विकसित होते हैं, या फिर छिछले जो जलीय क्षेत्र हैं वहीं पर प्रवालों का सबसे ज्यादा विकास देखने को मिलता है। तो ये जो आदर्श दशाएं हैं ये सारी दशाएं जिन क्षेत्रों में या जिन सागरीय क्षेत्रों में मिलती हैं वहां पर प्रवाल भित्तियों का तेजी से विकास होता है, या फिर प्रवाल जीव बहुतायत में वहां पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगली आदर्श दशा की, और अगली आदर्श दशा यहाँ पर लिखी हुई है गर्म सागरीय धाराएं। ये जो गर्म सागरीय धाराएं हैं, चूंकि सागरों में धाराएं चलती हैं और सागरों में गर्म और ठंडी दोनों ही प्रकार की धाराएं हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में गर्म सागरीय धाराएं होती हैं वहां सामान्यतः जो सागरीय जल का तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की स्थितियां बन जाती हैं। अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां पर गर्म सागरीय धाराएं हैं वहां पर प्रवाल के विकास के लिए ज्यादा आदर्श स्थितियां पाई जाती हैं, जबकि जिन क्षेत्रों में जिन उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्रों में ठंडे जल की धाराएं आती हैं वहां पर सागरीय जल का तापमान कम होने की वजह से प्रवाल के विकास में बाधा उत्पन्न होती है, या फिर प्रवाल जीवों का विकास धीमा हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रवालों के विकास के लिए आदर्श स्थिति यह है कि सागरीय क्षेत्रों में गर्म जल की धाराएं जहां पर होती हैं वहां प्रवालों का विकास अधिक होता है। और अगली आदर्श दशा की हम बात करें तो अगली है अवसाद मुक्त जल। अवसाद मुक्त जल का मतलब यहाँ पूरी तरह से स्वच्छ जल से नहीं है। अवसाद मुक्त जल का मतलब है कि जल में जो गंदलापन है, जो स्थलीय भागों से प्राप्त मिट्टी और अन्य प्रकार के ठोस कण जो जल के साथ मिली हुई अवस्था में है वो कम होने चाहिए। पूरी तरह से स्वच्छ जल भी प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक है, क्योंकि प्रवाल जीवों का जो मुख्य भोजन है वो है चूना या कैल्शियम कार्बोनेट जो जल में घुली हुई अवस्था में पाया जाता है। लेकिन प्रवालों के विकास के लिए जो जल है वो इतना ज्यादा भी अवसाद उसमें नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा गंदला हो, क्योंकि ज्यादा अवसाद होने पर प्रवाल का जो मुंह है वो बंद हो जाता है और प्रवाल मर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रवालों का विकास रुक जाता है। तो प्रवालों के विकास के लिए आदर्श स्थिति यह है कि जो सागरीय जल है वो पूरी तरह से स्वच्छ भी नहीं होना चाहिए, और सागरीय जल में अवसाद या ठोस जो पदार्थ है, गंदलापन जिसको हम कह सकते हैं, उसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में नदियों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में अवसाद लाए जाते हैं वहां पर भी प्रवालों का विकास कम देखने को मिलता है, और जहां पर जो नदी या हिम का पिघला हुआ जल सागरीय क्षेत्रों में मिलता है और जहां स्वच्छ जल की मात्रा ज्यादा होने से लवणता काफी कम हो जाती है, उन क्षेत्रों में भी प्रवालों का विकास तुलनात्मक रूप से कम पाया जाता है। तो स्पष्ट है कि प्रवालों के विकास के लिए जो जल है उसकी लवणता 27 से 30 प्रति हजार होनी चाहिए। वो बहुत ज्यादा स्वच्छ भी नहीं होना चाहिए और उसमें बहुत ज्यादा अवसाद की मात्रा भी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जिन सागरीय क्षेत्रों में
ये आदर्श दशाएं पाई जाती हैं वहां पर प्रवाल जीवों का विकास काफी तेजी से होता है और प्रवाल जीवों के द्वारा उन क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियां देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो है ये प्रवाल भित्तियों के विकास की आदर्श दशाओं के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।